हेलो स्टूडेंट्स, एक बेसिक सी प्रोग्राम में हम कैसे अपनी हेडर फाइल्स को लिखते हैं, कैसे मेन फंक्शन बनाते हैं, वो सब चीज़ें आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ए सी प्रोग्राम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। एक जो सी प्रोग्राम होता है हमारा, उसमें बेसिकली निम्न पार्ट्स होते हैं, फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं। प्री प्रोसेसर कमांड्स होती हैं, फंक्शंस होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशंस होते हैं और कमेंट्स होते हैं। इन सब चीज़ों को हमने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है सी प्रोग्राम की, वो लगभग सभी प्रोग्राम्स में सेम रहेगी। तो आज बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का, सबसे पहले हम उसमें हेडर फाइल्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहले हेडर फाइल्स हम लिखते हैं। हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये हमारी एक हेडर फाइल है, इसका नाम है स्टूडियो डॉट एच। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। सेकंड, हैज़ इंक्लूड कोनियो डॉट एच, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये दो हेडर फाइल हैं जो मस्ट है, में हर एक प्रोग्राम में लिखनी है, क्योंकि इनमें जो बेसिक फंक्शंस हैं सी प्रोग्राम के, वो इनमें इंक्लूड होते हैं। इन्हीं हेडर फाइल के जो फंक्शन होते हैं वो हमारे प्रोग्राम में लगभग यूज़ करते हैं। वो अभी कौन कौन से फंक्शन है वो मैं अभी बताने वाला हूँ। उसके बाद है हमारा वॉइड मेन। वॉइड मेन हमारा मेन फंक्शन है, इसकी हेल्प से ही हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। हमारे प्रोग्राम का जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो मेन फंक्शन होता है। और उसके सामने लिखा है हमने वॉइड। वॉइड क्या है, जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे डिटेल में तब मैं बताऊंगा। बेसिक आज इसके बारे में आप हल्का सा ओवरव्यू ले लीजिए कि ये फंक्शन है और ये इसका यहाँ पे हम रिटर्न टाइप लिखते हैं। रिटर्न टाइप में वॉइड भी हो सकता है हमारा और अदर भी हो सकता है। तो जो वॉइड डेटा टाइप होता है वो होता है हमारा एम्प्टी डेटा टाइप होता है। मीन्स कोई भी वैल्यू हमारा फंक्शन रिटर्न नहीं करता, और मेन का फंक्शन का नाम है। उसके बाद हमने ये कमेंट लिखा है, माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी। ये क्या है, हमारा एक कमेंट है जो हम अपने सी प्रोग्राम में लिखते हैं उसको समझने के लिए। उसके बाद एक प्रिंटफ फंक्शन लिखा है। जो प्रिंटफ फंक्शन है वो हमारी स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल का फंक्शन है। मैंने कहा था भी, क्योंकि जो मेन फंक्शन होते हैं वो इन दोनों हेडर फाइल के होते हैं जो लगभग हर एक प्रोग्राम में यूज होंगे। तो इसीलिए हमें ये दो हेडर फाइल लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज करना चाहते हैं तो हमें ये हेडर फाइल लिखनी पड़ेगी। अगर हमें ये हेडर फाइल नहीं लिखी है और हमने प्रिंटफ फंक्शन को यूज कर लिया प्रोग्राम में, तो हमारा एरर आएगी। अब प्रिंटफ फंक्शन में लिखा हेलो वर्ल्ड। तो ये प्रिंटफ जो फंक्शन है, जो हमने ये मैसेज लिखा है, ये एज इट इज हमें कंसोल विंडो पे मिलेगा। क्या होगा कि ये जो फंक्शन लिखा है हमने हेलो वर्ल्ड, ये एज इट इज हमें कंसोल विंडो पर मिलने वाला है। जो प्रिंटफ फंक्शन के जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी हम वर्ड नंबर या जो भी मैसेज हम लिख देंगे वो एज इट इज़ हमारा कंसोल विंडो पे प्रिंट होगा। तो जो ये हमारा प्रोग्राम है, ये एक सिंपल मैसेज प्रिंट कराने का प्रोग्राम है जो हमारी आउटपुट विंडो पे हमें मिलेगा। और ये चीज़ें जो हम देख रहे हैं, डॉट या ये एंगल ब्रैकेट या ये कर्ली ब्रैकेट जो भी हम लगा रहे हैं, ये हमें अपने प्रोग्राम में लगाने ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर हम इन्हें नहीं लगाएंगे तो हमारे प्रोग्राम में एरर आएगी। उसके बाद हम गेट सी एच भी हमारा एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो हमारी कोनियो डॉट एच हेडर फाइल का फंक्शन है। कोनियो डॉट हेडर फाइल का फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो हमारी कंसोल विंडो होती है उसके ऊपर हम अपने आउटपुट को होल्ड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जो पहला हमने सबसे लिखा था प्री प्रोसेसर, तो वो तो हो गया हमारा हैज़ इंक्लूड क्या है हमारा प्री प्रोसेसर कमांड्स है। फंक्शन क्या हो गया हमारा मेन फंक्शन हो गया। वेरिएबल क्या हो गया, इसमें हमने वेरिएबल का डिक्लेयर नहीं किए हैं इस प्रोग्राम में। उसके बाद स्टेटमेंट एक्सप्रेशन स्टेटमेंट हो गए हमारे
प्रिंटफ के अंदर जो हमने लिखे हैं सारे क्या है हमारे स्टेटमेंट्स है गेट सी एच, और कमेंट्स हो गए हमारे, कमेंट्स हमने लिखा है माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी। तो ये क्या है, ये हमारा कमेंट्स है। अब देखिए इनके बारे में बता देते हैं, हेडर फाइल थोड़ा डिटेल में इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारी हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंक्लूड द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन। जो हमारी ये हेडर फाइल है ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस को इंक्लूड करती है। जैसे printf scanf फंक्शन इज डिफाइंड इन द स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल। जो हमारे printf और scanf फंक्शन हैं वो हमारी स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल में डिफाइन है। इसका पूरा नाम क्या होगा, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। और ये हमारा प्री प्रोसेसर हो गया। प्री प्रोसेसर के बाद हम अपनी हेडर फाइल का नाम लिखते हैं और जिसे हम एंगल ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी हेडर फाइल है वो है हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच। कौन सी है, हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच हेडर फाइल। इसका इंक्लूड्स द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट या कंसोल इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन। ये क्या करती है, हमारे कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस को, स्टैंडर्ड की जगह क्या आएगा इसमें, कंसोल चेंज कर देते हैं। से अगर यहाँ पे लिखेंगे हम कंसोल CON, कंसोल इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन। द गेट ch clr scr फंक्शन इज डिफाइंड इन द conio डॉट एच हेडर फाइल। conio डॉट एच हेडर फाइल में हमारे मिलेंगे कौन से, गेट ch और clr स्टार। जो हमारा गेट ch फंक्शन है वो क्या करता है, हमारी कंसोल विंडो को होल्ड करता है आउटपुट के लिए। और clr scr जो फंक्शन है हमारा वो क्या करता है, वो करता है हमारा जो लास्ट प्रोग्राम का जो आउटपुट होता है, जो लास्ट प्रोग्राम का आउटपुट होता है उसको ये जो हमारी कंसोल विंडो होती है उससे रिमूव या क्लियर करता है, हमारा क्लियर स्क्रीन फंक्शन। ये दोनों ही फंक्शन हमारी कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में डिफाइंड है, जिनका यूज़ हम डायरेक्टली करते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा मेन फंक्शन, वॉइड मेन। वॉइड होता है इसका रिटर्न टाइप और मेन है फंक्शन का नाम। वॉइड रिटर्न टाइप का मतलब होता है कि प्रोग्राम में मेन फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी डेटा टाइप, मीन्स कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। द मेन फंक्शन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ एवरी प्रोग्राम। मेन फंक्शन जो होता है किसी भी प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। क्या होता है, मीन्स जब भी हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो होगा मेन फंक्शन। आप मेन फंक्शन के बिना कोई प्रोग्राम नहीं बना सकते, क्योंकि जब तक मेन फंक्शन नहीं होगा तो हमारा प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा। ये हमारा मेन फंक्शन है। इसके अलावा भी प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जो यूज़र की रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए प्रोग्राम में मेन फंक्शन के साथ और भी बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। लेकिन आप मेन फंक्शन, हमारा जो कंपाइलर है सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन को सर्च करता है, और जब हमारा मेन फंक्शन उसे मिलता है तो वहीं से अपना एंट्री पॉइंट स्टार्ट करता है इन द। तो दोबारा देखिए, वॉइड मेन इज द मेन फंक्शन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ एवरी प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। किसी भी सी लैंग्वेज प्रोग्राम में एंट्री पॉइंट होता है हमारा मेन फंक्शन। उसके बाद है प्रिंटफ। द प्रिंटफ फंक्शन इज यूज टू प्रिंट डेटा ऑन द कंसोल। कंसोल पे हमारा प्रिंटफ जो फंक्शन है वो कंसोल पे डाटा को प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, और गेट सी एच फंक्शन क्या करता है, हमारा जो गेट सी एच फंक्शन होता है वो यूज टू, और जो हमारा गेट सी एच फंक्शन होता है द गेट सी एच फंक्शन इज यूज टू होल्ड द कंसोल विंडो ऑन द कंसोल।
जो हमारी कंसोल विंडो आप सभी ने देखी होगी, जो ब्लैक कलर की, जो जहाँ हम आउटपुट देखते हैं वो होती है हमारी कंसोल विंडो। तो जो गेट सी एच फंक्शन है वो यूज किया जाता है जो हमारे प्रोग्राम का आउटपुट होता है उसको कंसोल विंडो पर देखने के लिए, यानी कि उसको होल्ड कर देता है। अगर आप गेट सी एच फंक्शन नहीं लगाओगे तो जैसे ही आप अपने प्रोग्राम को रन करोगे तो क्या होगा, ये ब्लिंक के साथ वहाँ से, जैसे आप कंट्रोल F9 दबाएंगे तो आपको एकदम एक ब्लिंक सा होगा और एकदम आउटपुट आपका वहाँ से हट जाएगा, मतलब कंसोल विंडो होल्ड नहीं होगी, आएगी और एकदम चली जाएगी, जिससे आप कोई भी अपना आउटपुट नहीं देख पाएंगे। तो जो हमारा गेट सी एच फंक्शन हम इसीलिए यूज करते हैं, जब तक हम गेट कैरेक्टर, जब तक हम कोई कैरेक्टर या कोई भी एंटर नहीं करते तब तक हमारी जो कंसोल विंडो है होती है वो होल्ड पे रहती है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंट है। अब हम देख लेते हैं इनके सिंटैक्स देख लेते हैं और कैसे इनका कौन कौन से इसके सिंटैक्स हैं। देखिए प्रिंट एप फंक्शन इज यूज टू प्रिंट डाटा ऑन द कंसोल। कंसोल पे डाटा को प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट एप फंक्शन का यूज़ करते हैं। सिंटैक्स देखिए, सिंटैक्स में इसके दो सिंटैक्स हैं, एक तो होता है प्रिंट एप और मैसेज। प्रिंट एप जो फंक्शन है उसका यूज हम दो चीज़ों में करते हैं। एक तो करते हैं कि हमारा जो मैसेज है उसको हम कंसोल विंडो पर प्रिंट कराने के लिए, और सेकंड होता है किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो एक तो सिंपल होता है फॉर्मेट प्रिंट एप, जो पी आई स्मॉल होता है प्रिंट एप, और उसके अंदर मैसेज जो भी आप लिखेंगे वो एज इट इज आपको कंसोल विंडो में मिलेगा। और प्रिंट एप फॉर्मेट स्पेसिफायर वेरिएबल नेम, मीन्स फॉर्मेट स्पेसिफायर करता है डेटा के टाइप को स्पेसिफाई, यानी कि अगर आपने कोई भी वेरिएबल आपने लिया है इंटीजर टाइप का तो यहाँ पे लिखेंगे आप %d, और आपने लिया है कैरेक्टर टाइप का तो यहाँ पे लिखेंगे आप %c, और आपने लिया है स्ट्रिंग टाइप का तो %s, और आपने लिया है फ्लोट टाइप का तो लिखेंगे %f। ओके, और जिस भी वेरिएबल, जो भी वेरिएबल का नेम है तो उसको लिख देंगे यहाँ पे। तो इसका एग्जांपल भी मैंने दिखा है, प्रिंट एप %d, a। तो %d का मतलब जो हमारा वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है, और a का मतलब है कि a उस वेरिएबल का नेम। तो जो दोनों फॉर्मेट है या दोनों सिंटैक्स हैं प्रिंट एप के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर प्रोग्राम में यूज होंगे। तो यहाँ पे आपको क्लियरली डिफरेंस समझना है इन दोनों में कि दोनों जो सिंटैक्स हैं उनमें अंतर क्या है। जो ये वाला सिंटैक्स है ये उसका मैसेज प्रिंट कराता है, यानी कि जर्नल मैसेज प्रिंट कराने के लिए यूज करेंगे, और जो सेकंड वन है ये वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हम यूज करेंगे। तो ये आपको क्लियरली समझ लेना है कि हमें इसको कैसे यूज करना है। अब देखेंगे इसको, स्कैनएप फंक्शन इज यूज टू इनपुट डेटा ऑन द कंसोल। स्कैनएप फंक्शन का यूज हम अपने प्रोग्राम में डेटा को इनपुट कराने के लिए करते हैं। रन टाइम डायरेक्टली भी हम डेटा की वेरिएबल को इनपुट दे सकते हैं वैल्यू का, और रन टाइम पे, कंसोल टाइम पे भी हम इसको दे सकते हैं। तो स्कैनएप फॉर्मेट स्पेसिफायर जो सिंटैक्स होगा इसका, स्कैनएप फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड वेरिएबल नेम। अब देखिए, जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो डेटा के टाइप को स्पेसिफाई करता है कि अपने किस टाइप के वेरिएबल की वैल्यू को इनपुट कराना है, ठीक है। और वेरिएबल नेम से आप समझ सकते हैं कि कौन सा वेरिएबल है या जो वेरिएबल का नेम आपने जो भी रखा है। और एंड जो ये साइन लगा हुआ है, सिंबल लगाया हुआ है, इसका मतलब है कि जो हमारा वेरिएबल है किस लोकेशन पे स्टोर होगा, क्योंकि इनपुट कर रहा है, इनपुट करने के बाद डाटा हमारा कहीं ना कहीं सेव होगा। अगर वो मेमोरी में किसी भी लोकेशन पे जाके सेव हो गया तो आपको कैसे पता लगेगा कि हमारा डाटा मेमोरी में कहाँ सेव है। जब हमको उसकी रिक्वायरमेंट होगी तब हम उसको कैसे एक्सेस करेंगे। तो इसीलिए हम उस डाटा के मेमोरी की लोकेशन को भी सेव करते हैं कि कहाँ हमारा वेरिएबल स्टोर हुआ है। तो ये एंड का जो साइन है वो यही करता है कि हमारे जो वेरिएबल है उसकी लोकेशन को स्टोर कर लेता है। एग्जाम्पल हम देखेंगे इसका, स्कैनएप %d एंड a। तो %d जो हमारा स्पेसिफाई कर रहा है कि डाटा जो है हमारा ये जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है, और एंड a का मतलब a वेरिएबल नेम है, और उसकी लोकेशन को जब हमने इनपुट कराया है तो उसको स्टोर करेगा। तो स्टूडेंट्स, जो बेसिक स्ट्रक्चर थी हमारी सी प्रोग्राम की, उसको मैंने एक एक पॉइंट, एक एक स्टेटमेंट को उसके
बिल्कुल क्लियर करके आपको समझाया है। जो जो इसमें चीज़ें सारी यूज हुई हैं उनको मैंने एक एक करके आप लोगों को अलग अलग डिस्कस किया है। एक बार आप लोग सभी इसको दोबारा डिस्कस करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ उसको डिस्कस भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रोग्राम की नॉलेज है वो बढ़ेगी, और बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो आपके एक बार समझ में आ गया तो आप उसके बाद लॉजिक ही आपको अपने प्रोग्राम में सेट करना है, और बेसिक चीज़ें आपको एक बार जो माइंड में सेट होगी वो हर एक प्रोग्राम में सेम रहने वाली हैं। तो आपको हर बार हर एक प्रोग्राम का जो लॉजिक है उसको आपको सेट करना है, वो एक अलग थिंग है। लेकिन आप जो बेसिक चीज़ें हैं वो हर प्रोग्राम में सेम रहेगी। इसीलिए आप सब लोग एक बार इसको ज़रूर रीड आउट करें और ध्यान से समझें। बाकी जो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बेसिक सी प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस किया था, और एक सिंपल प्रोग्राम बेसिक स्ट्रक्चर जो होती है उसके बारे में मैंने बताया था आप लोगों को। आज हम देखेंगे कि हम अपने सी प्रोग्राम को कैसे हम अपने कंप्यूटर पे रन करेंगे, और कैसे हमें उसको सेव करना है, किसकी हेल्प से हम उसको रन करेंगे। ये सब चीज़ें आज हम अपने इस प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि टर्बो C++ का एक सॉफ्टवेयर है, वो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होता है, जो मैंने आपको कल बताया था कि कैसे उसको इंस्टॉल करेंगे। तो ये हमारा टर्बो C++ का एक सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले हमें अपनी एक फाइल लेनी है यहाँ से, न्यू। ओके स्टूडेंट्स, और इसको यहाँ से फुल स्क्रीन पे हम कर लेंगे। जब भी हम कोई अपना प्रोग्राम बनाएंगे तो उसको हमें सबसे पहले सेव करना है। क्या करना होता है? सेव करना होता है, क्योंकि अगर हम उस प्रोग्राम को सेव नहीं करेंगे तो जो हमारा प्रोग्राम है वो रन करने में एरर भी दे सकता है। और अगर किसी कारण से, जैसे आप लैब में वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, और अचानक से लाइट चली जाती है, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो भी उससे करप्ट हो जाएगा, या हमें दोबारा उसको नहीं बैकअप उसका कर सकेंगे। तो इसीलिए अगर जब जब तक हमारा प्रोग्राम सेव रहेगा, तो अगर चाहे लाइट भी चली जाती है तो भी हमारा प्रोग्राम हमें मिल जाएगा। तो इस चीज़ की आप हैबिट बनाएंगे कि जब भी हम कोई नया प्रोग्राम बनाएं या कोई फाइल बनाएं कंप्यूटर पे, तो हमें उसको सबसे पहले सेव करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सेव करेंगे। F2 के हेल्प से भी आप सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोग्राम बनाएंगे हम बनाएंगे sum.c। ओके, तो हमने इसको सेव कर दिया। तो ये हमारा आ गया प्रोग्राम यहाँ पे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने बताया था कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले हमें 2 हेडर फाइल उसमें लगानी होंगी। सबसे पहले क्या करना होगा, 2 हेडर फाइल हमें लगानी होंगी। तो वो लिखेंगे हम हैज इंक्लूड studio.h studio.h जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि इसके अंदर 2 फंक्शन आते हैं हमारे, स्कैनएफ और प्रिंटएफ। ये हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, जिसका यूज़ हम करते हैं कि हम 2 फंक्शन हमारे जो आएंगे स्कैनएफ और प्रिंटएफ, उनको हम यूज कर सके, क्योंकि इस हेडर फाइल में वे फंक्शन पहले से ही डिफाइन है। ओके, नेक्स्ट हेडर फाइल हम लगाएंगे हैज इंक्लूड conio.h। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जो ये हमारी हेडर फाइल है, इसमें भी हमारे 2 फंक्शन आते हैं, get ch और
CLR SCR। जो गेट CH होता है वो आउटपुट को कंसोल विंडो पर होल्ड करने के लिए यूज करते हैं, और जो हमारा CLR SCR होता है उसको हम कंसोल विंडो पे प्रीवियस प्रोग्राम का आउटपुट को क्लियर करने के लिए यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा void main। अब void main हमने एक फंक्शन बनाया है, जो हमारा मेन फंक्शन होता है। मैंने बताया था कि प्रोग्राम हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। अब देखिए इसमें क्या है कि हमने void लगाया है। जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे आगे तब आपको इसको अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, लेकिन शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि जो हमारा मेन है वो एक फंक्शन है और हमारा प्रोग्राम यहीं से स्टार्ट होता है। जबकि void लगाया है, void इसका रिटर्न टाइप है। void का मतलब होता है एम्प्टी डेटा टाइप। जो हमारा ये फंक्शन है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। कभी कभी आपको देखने में मिलता होगा बुकों में कि इसके सामने इंट, void की जगह इंट लिखा जाता है, तो इसका मतलब वो उसका रिटर्न टाइप होता है कि वो इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। जनरली हम जितने भी प्रोग्राम बनाएंगे हम सब void की हेल्प से बनाएंगे, और void का मतलब होता है एम्प्टी डेटा टाइप। और अब इस फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले दो वेरिएबल्स को सम करने का प्रोग्राम बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको कल वैसे भी डिस्कस किया था। तो दो वेरिएबल्स का जब हम सम करेंगे तो हमें कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब दो वेरिएबल की बात हो रही है तो सबसे पहले तो दो वेरिएबल्स हमें चाहिए जिनको इनकी वैल्यू हम इनपुट कराएंगे। तो उनके लिए हम लेंगे इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल, इंट ए कोमा बी। इनमें तो हमारी क्या रहेगी, जब भी हम सम करें तो दो नंबर्स हमारे पास होने चाहिए। तो जो दो नंबर इनपुट कराएंगे वो ए और बी में हम इनपुट करा लेंगे। अब थर्ड चीज़ ये आती है कि हमें सम करना है। क्या करना है, हमें सम करना है। जब इन दोनों नंबर्स का सम हो जाएगा तो फिर हम उनको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे किसी थर्ड वेरिएबल में। तो एक थर्ड वेरिएबल भी हमारे पास होना चाहिए, तो हम एक थर्ड वेरिएबल भी डिक्लेयर कर देते हैं सम। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि हमने तीन वेरिएबल इसमें डिक्लेयर किए हैं, तो ए बी और सम। तो ए में हम पहले नंबर को इनपुट कराएंगे, बी में हम दूसरे नंबर को इनपुट कराएंगे, और सम में हम उन दोनों का रिजल्ट सेव करेंगे। ओके, तो सम करना है तो उससे पहले हमारे पास दो नंबर होने चाहिए। अगर नंबर नहीं है तो हम उनको क्या करेंगे, ले लेंगे। या दोनों तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। या तो हम इनकी वैल्यू यहीं पे डिक्लेयर कर दें, ए बराबर 10, बी बराबर 20। तो इनकी वैल्यू हमने यहीं पे दे दी है। तो हमारे पास दो नंबर हैं ए और बी, और उनको सम करना है। तो सम करने के लिए क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। इनका हमने सम किया है यहाँ पे, और जो ए और बी की वैल्यू थी वो किस में होल्ड हो गई, सम में। तो ए की वैल्यू 10 थी और बी की 20। तो ए की वैल्यू 10 और बी की 20, तो दोनों का सम हो गया 30। तो जो 30 था वो हमारा सम में स्टोर हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसको प्रिंट कराना है। और प्रिंट टाइप के भी मैंने आप लोगों को दो फॉर्मेट या दो सिंटेक्स बताए थे। प्रिंट टाइप का यूज करते हैं हम एक तो अपना नंबर का वैल्यू प्रिंट कराने में, और एक करते हैं मैसेज प्रिंट कराने में। तो फिलहाल हमें वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो हम इसके वेरिएबल को जो वैल्यू वाला फॉर्मेट है वो ही यूज़ करेंगे। जब मैसेज प्रिंट कराना होगा तो मैसेज प्रिंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं हम कि मैंने बताया था कि भाई the sum of
नंबर परसेंटेज डी लगाया क्योंकि हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है तो उसको प्रिंट करने के लिए परसेंटेज डी लिखते हैं। अगर हमने कैरेक्टर का लिया होता तो परसेंटेज सी लिखते, और फ्लोट टाइप की वेरिएबल डिक्लेयर किए होते तो परसेंट एफ लिखते। ये मैंने आपको टोकन्स में बताया है। और उसके बाद हम लगाएंगे ये, फिर कोमा लगाएंगे, और जिस भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है उसका नेम लिखेंगे। तो वेरिएबल क्या है हमारा, सम, और उसको बंद कर देंगे। अब लिखेंगे हमें हमारा प्रोग्राम क्या हुआ कि लगभग कंप्लीट हो गया है। तो अब हमें इसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, वो हमने प्रिंट एफ की हेल्प से वैल्यू प्रिंट करा दी। अब हमें लिखना है गेट सी एच। तो यहाँ पे गेट सी एच हो गया, उसके बाद इसको बंद कर दें। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको कंपाइल करना है। कंपाइल करने के लिए क्या करेंगे कि मैंने बताया था आपको Alt F9 हमें दबाना है। तो ये रहा Alt, ये वाला और ये वाला F9, तो इन दोनों को हम दबाएंगे तो ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे इसमें कंपाइल, तो देखेंगे कि हमें क्या करना है इसमें। तो अब हम जैसे कंपाइल किया तो इसमें 1 एरर शो कर रहा है। क्या कर रहा है, 1 एरर शो कर रहा है। और एरर देखिए क्या लिखा है इसमें, स्टेटमेंट मिसिंग, सेमी कोलन क्या है इसमें मिस है। और ये देखो हमने यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हमने सेमी कोलन नहीं लगाया है। तो जैसे ही हम यहाँ पे सेमी कोलन लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एरर ख़त्म हो गई। और इसका आउटपुट क्या आ रहा है हमारा, द सम ऑफ 2 नंबर इज 30। अब देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि प्रीवियस प्रोग्राम के भी कुछ आउटपुट इसमें दिखाई दे रहे हैं। अगर हम यहाँ पे एक जो फंक्शन है हमारा CLRSCR यूज करेंगे तो जो हमारा प्रीवियस प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो यहाँ से हट जाएगा। अब देखते हैं हम, अब देखिए अब क्या मिल रहा है हमें, द सम ऑफ 2 नंबर इज 30। ओके स्टूडेंट्स, क्या मिल रहा है हमें, द सम ऑफ 2 नंबर इज 30, जो हमें अपने आउटपुट में चाहिए था, जो हमने इसमें 2 नंबर्स को ऐड किया था। अब ये जो प्रोग्राम था ये था हमारा सिंपल, अगर हमने नंबर्स को पहले ही, वेरिएबल्स को वैल्यू पहले ही अलोकेट कर दिए। अब जो कंपाइल टाइम पे वैल्यू हमारी होती है, दी जाती है, उसके लिए हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो उसको भी आप देख लीजिए, जिसमें प्रिंटफ और स्कैनफ दोनों फंक्शन का यूज हमें समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए देखते हैं हम, सबसे पहले हम अपनी हेडर फाइल लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें वही हेडर फाइल लिखनी है अपनी stdio.h, और फिर लिखेंगे हम दोनों हेडर फाइल हमने अपनी लगा ली है। उसके बाद हम लिखेंगे void main, लगाएंगे ब्रैकेट्स। अब मैंने आप लोगों को पहले भी ये बात बताई है कि अगर हमें लिखना है तो ये हमारी लैंग्वेज होती है केस सेंसिटिव। तो
तो जैसे जैसे आपको इसमें लिखना होगा, अगर आपको कहीं पे ब्रैकेट लगाना है तो वहाँ पे ब्रैकेट लगाना होगा, आपको कहीं सेमीकोलन लगाना है तो सेमीकोलन लगाना होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर कहीं भी कोई भी सिंटेक्स एरर आती है तो वो जो चीज़ें इसमें हमने सिंटेक्स लिखाए हैं या जो जो कैपिटल लेटर में है या जहाँ सेमीकोलन हमें लगाना है वहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा, अदरवाइज हमारी एरर आएगी। जैसे कि आपने भी, मैंने जो पिछला प्रोग्राम रन करा था उसमें देखा था आपने, अगर हमारा कोई सेमीकोलन स्टेटमेंट मिस हो गया है तो वहाँ से इसमें एरर आई थी। जैसे हमने उसको लगाया तो हमारी एरर रिमूव हो गई। तो अब देखते हैं आगे। तो सम का ही प्रोग्राम हम बना रहे हैं तो 3 वेरिएबल हमें एज इट इज लेने पड़ेंगे, जैसे ए, बी और सम। ए लेंगे पहली वैल्यू को इनपुट कराने के लिए, बी लेंगे दूसरी वैल्यू को, और सम का यूज करेंगे हम दोनों नंबर का सम प्रिंट कराने के लिए। अब पिछली बार हमने यहीं पे इनको वैल्यू असाइन कर दी थी, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। इस बार हम कंपाइल टाइम पे वैल्यू को इनपुट कराएंगे। तो CLR SCR यूज कर लेते हैं हम, जिससे हमारा लास्ट जो प्रोग्राम है उसका आउटपुट हमारी कंसोल विंडो से रिमूव हो जाए। अब देखिए जो CLR SCR है, फिर उसके बाद ओपन और क्लोज ब्रैकेट है, और उसके बाद हमारा सेमीकोलन है। अब हमको इसे इसी फॉर्मेट में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर हम इसे नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, हमारे प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। वो आपने पिछले प्रोग्राम में भी देखा था, और आपको एक और भी आपको भी देखने को मिलेगा। उसके बाद प्रिंट। स्टूडेंट्स अब लगाएंगे हम अपना प्रिंटफ। तो अब हमें क्या करना है कि इसमें प्रिंटफ लगाना है एक जनरल स्टेटमेंट के लिए, क्योंकि इस बार हम जो ए और बी की वैल्यू है उसको इनपुट करेंगे रन टाइम पर। जो हमने इससे पहला प्रोग्राम किया है उसमें हमने ए और बी को स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर कर दिया था। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटफ और इसमें लगाएंगे एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी की वैल्यू को एंटर कीजिए। तो स्टूडेंट्स जो ये हमारा प्रिंटफ फंक्शन है ये हमारा studio.h हेडर फाइल में डिफाइन है, और जो हमने इससे ऊपर यूज किया है अपना फंक्शन CLR SCR वो हमारा conio.h हेडर फाइल का फंक्शन है। तो अब हम यूज करेंगे इनपुट कराने के लिए वैल्यू को स्कैनफ फंक्शन का। स्कैनफ की हेल्प से हम दोनों वेरिएबल की वैल्यू को इनपुट करेंगे। यहाँ पे लगाएंगे हम स्कैनफ। स्कैनफ फंक्शन का सिंटेक्स मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है। सबसे पहले हम इसमें यूज करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें 2 वैल्यू को इनपुट कराना है, ए और बी को। जब ए और बी को इनपुट कराना है तो हमें 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करने होंगे। अब हमने जो वैल्यू डिक्लेयर की है अपनी, वो डिक्लेयर की है हमने इंटीजर टाइप की। ए और बी जो हमने डिक्लेयर किए हैं देखिए यहाँ पे ये कौन सा वो लगाया हमने दोनों में, डेटा टाइप। हमने डेटा टाइप यूज किया है इंट, और इंट होता है हमारा इंटीजर टाइप का, जिसके लिए हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है डी। %d हम इसके लगाएंगे ए के लिए, और %d लगाएंगे बी के लिए, क्योंकि हम 2 हेडर फाइल यूज़ कर रहे हैं। अगर हमें दोनों एक साथ नहीं लगाने तो उनको अलग अलग लाइन में भी हम इनपुट करा सकते हैं। दोनों की वैल्यू को अलग अलग लाइन में भी हम इनपुट करा सकते हैं। तो इसके लिए एक के लिए %d लिखा, और यहाँ पे दूसरी के लिए भी %d लिखा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों वैल्यू के हमने लगा दिया है। अब उसके बाद से स्टूडेंट्स हम लगाएंगे इनको इनपुट के लिए, लोकेशन को स्टोर करने के लिए। तो हम यहाँ लगाएंगे एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का यूज हम इसलिए करते हैं जिससे हमारे जो वेरिएबल की वैल्यू है उसकी लोकेशन मेमोरी में क्या है, उसकी लोकेशन को स्टोर कर सकें, जिससे हमें जब अपने वैल्यू की नीड हो तो हम मेमोरी से उसको ईजिली एक्सेस कर सकें। ओके, अगर आप एंड साइन नहीं लगाएंगे तो आपकी वैल्यू प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं होगी,
और जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको वैल्यू एक्सेस नहीं कर पाएंगे और आपका आउटपुट सही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमें लगाना है। अगर आप कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम इसको लगाना भूल जाते हैं या हमारी मिस्टेक हो जाती है और हमारा आउटपुट सही नहीं आता, तो हमें प्रोग्राम में एरर भी शो नहीं होती, लेकिन हमें आउटपुट सही नहीं मिलता। तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लें कि आपके जो प्रॉपर सिंटेक्स है स्कैनएप का वो आपका सही आपने यूज़ किया हुआ है या नहीं किया हुआ, क्योंकि सी लैंग्वेज हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर हम इसमें कोई कोमा या इन्वर्टेड कोमा या कोई ब्रैकेट अगर छोड़ देते हैं तो हमारे प्रोग्राम में एरर आ जाती है। तो हमें सिंटेक्स को प्रॉपर लिखना है अकॉर्डिंग टू जैसा वो आपके कंपाइलर में डिफाइन किया गया है। अब देखिए स्टूडेंट, हमने ए के लिए लगा था, फिर लगाएंगे कोमा। देखिए हमने %d और %d के बीच में कोमा नहीं लगाया है, और यहाँ पे हमने दोनों को वेरिएबल्स के नेम के बीच में कोमा लगाया है। इसका मीनिंग ये है कि हमें यहाँ पे उसको ऐसे ही यूज करना है, क्योंकि जो हमारा सिंटेक्स है वो स्कैनएप फंक्शन का वो बिल्कुल इसी तरीके से, हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ पे हमें लगाना होता है अपना सेमीकोलन। अब देखिए दोनों वैल्यू हमने इनपुट कर दी है यहाँ पे। जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो यहाँ तक आपके पास दोनों वैल्यू आ जाएंगी। उसके बाद हमें लिखना है सम इज इक्वल टू a प्लस बी सही। तो सम इज इक्वल टू a प्लस बी। तो सम में क्या हो चुका है, अब हमारी a और b की वैल्यू हमारी सम में जा चुकी हैं, और हमारे सम में क्या हो चुका है, दोनों का सम अब स्टोर हो गया है। हमने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से सम में a प्लस बी की वैल्यू को स्टोर कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, हमें हर एक स्टेटमेंट के बाद में सेमीकोलन जरूर लगाना है, जिससे हमारा वो स्टेटमेंट टर्मिनेट हो सके। अब क्या करना है, अब हमें सम की वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो प्रिंटएफ का एक फॉर्मेट आपने यहाँ पे देखा। प्रिंटएफ का जो ये वाला सिंटेक्स है, ये है जनरल मैसेज को प्रिंट कराने के लिए। आप इस इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी वैल्यू लिखेंगे आपको अपने आउटपुट विंडो पर एज इट इज़ मिल जाएगी। आप इसमें कैपिटल में लिखें, स्मॉल में लिखें, या जो भी मैसेज आप लिखेंगे वही आपको अपनी कंसोल विंडो पर देखने को मिलेगा। स्टूडेंट, स्टार्टिंग प्रोग्राम है, इसलिए आपको सारी चीज़ें बिल्कुल बारीकी से बता रहा हूँ, जिससे आपको प्रोग्राम की हर एक लाइन समझ में आ जाए, क्योंकि बेसिक प्रोग्राम है ये। तो आपको हर लाइन का मीनिंग क्लियर हो क्यों हम उसको लिख रहे हैं। अब प्रिंटएफ के मैंने दो सिंटेक्स आप लोगों को बताए थे। एक तो बताया था मैसेज प्रिंट कराने के लिए, और दूसरा बताया था आपको वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए। तो जो मैसेज प्रिंट कराने का फॉर्मेट है वो हमने इस लाइन में देखा है। यहाँ पे हमने मैसेज प्रिंट कराया जर्नल एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी की वैल्यू को एंटर कीजिए। तो ये हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। दूसरा जो हम प्रिंटएफ लगाते हैं वो लगाते हैं हम वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए। उसमें भी हम प्रिंटएफ स्टेटमेंट का ही यूज़ करते हैं। तो देखिए प्रिंटएफ ब्रैकेट लगाएंगे, अब इसमें भी हम यहाँ पे लगाएंगे द सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू। तो इसमें क्या करना होता है, जितने भी वेरिएबल्स की वैल्यू हमें प्रिंट करानी होती है उतना ही फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाते हैं, और कोमा के साथ में वेरिएबल का नेम लिखते हैं जिस भी वेरिएबल की हमें वैल्यू चाहिए होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे %d, क्योंकि हमें इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल प्रिंट कराना है, कौन सा, सम। और यहाँ पे हम लगाएंगे कोमा, और कोमा के बाद लिखेंगे सम। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। यहाँ पे सम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और उसके बाद लगाएंगे हम गेट ch फंक्शन, जो हमारी conio.h हेडर फाइल का फंक्शन है। गेट ch हमारी conio.h हेडर फाइल का फंक्शन है, जिसका काम क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे आउटपुट को कंसोल विंडो पर होल्ड करना होता है। इसका काम होता है हमारे आउटपुट को कंसोल विंडो पर होल्ड करना, इसका काम होता है। अगर हम इसे नहीं लगाएंगे तो हमारा आउटपुट है एक बार ब्लिंक के साथ में ही वहाँ से गायब हो जाएगा और हम अपना आउटपुट नहीं देख पाएंगे। और क्लियर स्क्रीन का मतलब होता है हमारा प्रीवियस प्रोग्राम के आउटपुट को क्लियर करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। और हम करेंगे मेन फंक्शन को क्लोज। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारा जो प्रोग्राम है वो
पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपने पहले वाला प्रोग्राम देखा जिसमें हमने ए और बी की वैल्यू स्टार्टिंग में डिफाइन की थी। इस बार हम रन टाइम पे वैल्यू देंगे। तो आइए स्टूडेंट इसको हम करते हैं हम रन। तो देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो आप देंगे 7 और 8। तो हमारा आउटपुट आना चाहिए 15। तो देखिए द सम ऑफ ए एंड बी इज 15। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम का आउटपुट हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। एक बार और आउटपुट आप चेक कर सकते हैं। 4 और 9। तो आना चाहिए हमारा आउटपुट 13। द सम ऑफ द ए एंड बी इज 13। तो यहाँ से आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि हमारा जो भी दो वैल्यू देंगे उन्हीं का सम हमारा प्रोग्राम कर रहा है। तो इस बार जो ये प्रोग्राम था ये था हमारा, हमने जब रन टाइम पे वैल्यू इनपुट की हैं तो ऐसे हम एक प्रोग्राम से किन्हीं भी दो वैल्यू का सम कैलकुलेट कर सकते हैं। जबकि जो हमारा पहला प्रोग्राम हमने बनाया था उसमें हम ओनली क्या कर रहे थे कि जो वैल्यू हमने स्टार्टिंग में दी थी उस प्रोग्राम को आप कितनी भी बार रन कीजिए उन्हीं दो वैल्यू का सम वो प्रिंट करेगा। इस प्रोग्राम में हमें रन टाइम पे वैल्यू देनी है, तो आप कोई भी दो वैल्यू जो आपका मन करें वो एंटर करेंगे तो उन्हीं का जो हमारा आउटपुट होगा वो हमें अपनी कंसोल विंडो पर मिलेगा। तो सभी स्टूडेंट्स को दोनों प्रोग्राम अच्छे से समझ में आए होंगे। बेसिक प्रोग्राम आप लोगों को आज क्लियर कर चुके हैं। आगे ये हम इन्हीं फंक्शन को हम यूज़ करते हुए बेसिक स्ट्रक्चर को अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स बनाएंगे जिनके जो हमारी अलग अलग लॉजिक लगेंगे जिन प्रोग्रामों में, उसी के अकॉर्डिंग हमारा प्रोग्राम बनेगा। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम प्रोग्राम की यूज़ हमारी होने वाली है। तो ये चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो आप लोगों को प्रोग्राम को बनाना है, सेव करना है और उसको कंपाइल करना है। अगर कोई एरर आ रही है तो उसको चेक करना है और उसको रन करना है। ओके स्टूडेंट्स।